वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 की शुरुआत यूएसए वर्सेस नेपाल मैच से हुई थी और आज कल फिर यूएसए वर्सेस नेपाल का मैच हमें देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, पहले मुकाबले में जबरदस्त तरीके से नेपाल ने 5 विकेट से चेस करते हुए जीत दर्ज की थी और लेकिन दोनों ही टीमों ने 220 प्लस का स्कोर अपनी तरफ से टीम की तरफ से लगाया था। उस मैच की अगर पूरी परफॉर्मेंस की बात करें तो ओवरऑल क्या कुछ बैठता है इस मैच में, यूएसए की टीम को क्या कुछ बेहतर करने की जरूरत है, नेपाल को कहाँ पे बेटर करने की जरूरत होगी यूएसए के सामने, और किस तरह से बॉलर्स को स्टेप अप करना होगा, क्या क्या दोनों में स्ट्रांग पॉइंट, दोनों में नेगेटिव पॉइंट नजर आ रहे हैं, जो कमजोर पॉइंट नजर आ रहे हैं जो उन्हें ठीक करने की जरूरत है। एज अ क्रिकेट फैन क्या कुछ नजर आता है ये आपको बताने की पूरी कोशिश रहेगी। सबसे पहले जान लेते हैं कि इससे पहले जब पहला वाला मैच हुआ यूएस वर्सेस नेपाल में, वहां पर किस तरह की परफॉर्मेंस दोनों ही टीमों के बैट्समैन के द्वारा देखी गई। बिल्कुल, दोनों तरफ की अगर बैट्समैन की बात करें तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस यूएसए की तरफ से तो इतनी बेटर हुई नहीं। जी हाँ, अगर हम खाली यूएसए वर्सेस नेपाल की अगर हम बात करेंगे पहले मैच की, मोनांग पटेल ने जबरदस्त शतक जमाया। टेक्निक सबके पास थी, खेलना सबको आता था। स्टीवन टेलर, सुशांत मुदानी, निसर्ग पटेल सबको खेलना आता है, टेक्निक के साथ खेल रहे थे। पर दिक्कत यहाँ आती है कि जब थोड़ा उसके साथ आपको रन भी मारने हैं, खाली टेक्निक से काम नहीं चलेगा, टेक्निक के साथ रन भी चाहिए, जो नेपाल ने करके दिखाया था एग्जैक्ट सेम इनिंग में ही, चेस करते हुए, वो भी चेस करते हुए। उन्होंने भी टेक्निक का इस्तेमाल किया, उन्होंने भी शॉट सिलेक्शन उनके जबरदस्त थे। कुशल और रोहित की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, आसिफ की 23 रन की पारी खेली थी आसिफ ने, ओपनिंग स्टैंड भी दिया, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने भी, सबके पास टेक्निक है, लेकिन आपको स्कोर को थोड़ा बड़ा करना है। तो यहाँ यूएसए का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, दो नहीं सिर्फ एक ही चल रहा है, यही यूएसए का प्रॉब्लम। जी हाँ, जब भी चल रहा है तो एक ही प्लेयर ढंग से चल पा रहा है। अगर हम बात करें जसकरण मल्होत्रा की, जो उन्होंने पीएनजी के खिलाफ मारे थे, फिर पहला मैच हो गया, लेकिन फिर भी उसके बाद मोनांग पटेल की बात करें तो वो भी वहां पे सिंगल ही चल पाए, वो टॉप स्कोरर थे उनकी तरफ से। और वहीं दूसरी तरफ से नेपाल की अगर बात करें तो वहां पर टॉप स्कोरर थे कुशल भुरतेल। जी हाँ, कुशल भुरतेल ने शानदार 84 रन मारे, शतक से वो चूके थे, लेकिन बेहतरीन इनिंग उनके बल्ले से आई थी। उसके बाद यहाँ मिस्टर डिपेंडेबल रोहित पटेल भी 62 नॉट आउट। जी हाँ, वो 2 बार नॉट आउट जा चुके हैं, पहले पीएनजी के खिलाफ भी और यहाँ पे भी। तो अच्छी इनिंग उनकी तरफ से रही थी और कंफर्टेबली नेपाल ने वो मैच जीत लिया था। बैटिंग में तो ये हाल था। बैटिंग में अगर हम बात करें तो यूएसए के खिलाफ नेपाल की बैटिंग बहुत ही बेहतरीन चली थी, शॉट आउट थी पूरी तरह से। लेकिन यूएसए की बैटिंग की बात करें, सिर्फ एक ही प्लेयर वहां पे चल रहा था और बाकी प्लेयर्स उनका साथ देने में बिल्कुल कामयाब नहीं हो रहे थे। बॉलिंग डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो वहां पे भी कहीं ना कहीं नेपाल की टीम ने बाजी मारी थी यूएसए के खिलाफ। बिल्कुल मारी है। आप देखिए, उनको ऑल आउट नहीं किया बस। हाँ, ये यूएसए के लिए एक अच्छी बात है कि यूएसए ऑल आउट नहीं हुआ, लेकिन नेपाल ने पूरी तरीके से यूएसए की बैटिंग को बैकफुट पे रखा था, जो यूएसए करने में नाकाम रहा। मुझे याद है हमने जब कहा था कि यूएसए के कैप्टन्स में भी आसानी से सिंगल डबल आ रहे थे, फील्डिंग खुली हुई थी, फील्डिंग अंदर नहीं थी, तो कहीं ना कहीं कैप्टनसी इरर ज्यादा हुई, बहुत ज्यादा बिल्कुल। लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि बॉलर अपनी फील्डिंग नहीं ले रहा था। लेकिन अगर बॉलर कप्तान से कहेगा फील्डिंग लेने के लिए या वहां बॉल डालेगा तो जरूर उस फील्डर के पास ही बॉल जाएगी, ना कि खाली जगहों में। तो ये यूएसए की तरफ से बहुत बड़ा एरर हुआ, लेकिन नेपाल की तरफ से ये देखने को नहीं मिला। स्पिनर्स ने जबरदस्त बॉलिंग कराई थी, ठोस बॉलिंग। 45 रन कुशल मल्ला ने दिए थे, 35 करीब रन सुशांत भारी ने और 33 करीब रन संदीप ने दिए थे। तो जबरदस्त बॉलिंग इन तीनों ने कराई, यानी 30 ओवर में करीब 100 या 110 रन करीब खर्च किए, क्योंकि जबरदस्त बॉलिंग आप कह सकते हैं स्पिनर्स की तरफ से नेपाल की। तो बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी नेपाल यूएसए से बेटर था इस मुकाबले में, पहले मुकाबले में कम से कम। अब बात कर लेते हैं इस मुकाबले के बारे में। इस मुकाबले की अगर बात करें, नेपाल ने मैच जीता, यूएसए ने मैच वो गंवाया, लेकिन दोनों ने ही 225 प्लस का स्कोर अपनी टीम की तरफ से दिया। एक टीम ने पूरे ओवर खेले, एक टीम ने पूरे ओवर नहीं खेले। दो अगर पॉइंट आपको निकालने हो, जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जो स्ट्रॉन्गनेस निकल के आई है यूएसए और नेपाल की तरफ से, बताएं। 2 यूएसए से 2 नेपाल से। बिल्कुल, देखिए यूएसए की अगर हम बात करें तो ये बता पाना मुश्किल है, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ही है, लेकिन ये बता पाना मुश्किल है कि उनका कौन सा प्लेयर स्टेप अप करे। आप अनप्रेडिक्टेबल कह सकते हैं। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है यूएसए में। अगर ये बेकार चीज है तो ये पॉजिटिव भी है। एक तरह से आप देखेंगे कि अरे वो कहेंगे कि अच्छा, अब मोनांग ने मारा था, चलो अब मोनांग के खिलाफ कर देते हैं। नहीं, स्टीवन टेलर है, सुशांत मुदानी है, निसर्ग है, जसकरण है, कोई भी चल सकता है। तो ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट बिल्कुल। और फिर मैं वो बात कह रहा हूँ, ये लोग कोई हिटर नहीं है, ये लोग सब देखने और परखने वाले बैट्समैन है। शॉट मैंने उस दिन देखे थे, हमने देखे, वाकई में कमाल के थे।
तो ऐसे नहीं है, इसलिए ये एक बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट यूएसए का है। अगर आप नेपाल की बात करेंगे तो मैं अब भी कहूंगा कि नेपाल में मिस्टर डिपेंडेबल जो है नीचे आगे कर रहे हैं, ओपनिंग अनप्रिडिक्टेबल है, वापस से ये कहूंगा, कभी 60 तो कभी 0 मुझे कहना होगा, लेकिन मिस्टर डिपेंडेबल तो वो है ही, नीचे आके वो संभाल रहे हैं और बॉलिंग नेपाल की बहुत शानदार। जी हाँ, स्ट्रॉन्ग पॉइंट स्पिनर्स। जी हाँ, कोई दोराय नहीं है कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट की अगर बात करें, अगर आप सबसे ज्यादा भरोसेमंद की बात करें तो बैटिंग में जो मिडिल ऑर्डर में रोहित पटेल आ रहे हैं, उनसे ज्यादा भरोसा इस वक्त किसी पे जताया जा सकता है। बाकी सब रन मार रहे हैं, बिल्कुल मार रहे हैं, लेकिन वो क्या है, वो एक एवरेज के साथ मार रहे हैं, लगातार परफॉर्म कर रहे हैं। कल पिछले वाले मैच में भी वो नहीं चल पाए, लेकिन फिर भी उन्होंने 20 रन मारे और 40+ की पार्टनरशिप भी की। तो पार्टनरशिप करने में चूकते नहीं है, कहीं ना कहीं ये उनकी खासियत है। और बॉलिंग डिपार्टमेंट की अगर बात करें ओमान के खिलाफ, जी हाँ, ओमान के खिलाफ अगर पेसर्स की बात करें तो जी हाँ, पेसर्स की बात करें तो इतना अच्छा नहीं चले थे, लेकिन यहाँ बात यूएसए के खिलाफ हो रही है। स्ट्रिक्टली मैच यूएसए के साथ है, तो ये मैच प्रीव्यू ओमान यूएसए वर्सेस नेपाल है, ना कि ओमान वर्सेस नेपाल। तो यूएसए के खिलाफ जबरदस्त बॉलिंग नेपाल की रही थी। स्ट्रॉन्ग पॉइंट की अगर यूएसए की तरफ से एक बात कर ले, स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या, अगर एक प्लेयर की सी बात कर ले तो वो है सौरभ नेतृत्व। जी हाँ, उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी यूएसए के लिए आप कह सकते हैं, वो उन पे आप भरोसा दिखा सकते हैं। यूएसए के अगर आप फैन हैं और यूएसए के प्लेयर्स हैं, यूएसए की टीम, उन पे भरोसा दिखा सकते हैं कि वो कप्तान भी उस टीम के हैं। उनकी बॉलिंग काफी शानदार हुई थी उस मैच में भी, और बहुत अच्छी डिलीवरीज उनकी निकली। रन मारना इतना आसान नहीं हो रहा था जितना टफ वो बॉल करा रहे थे। अब अगर यहाँ पे बात कर ले दोनों ही टीमों की, कुछ ऐसे पॉइंट्स जिनमें उन्हें काम करने की जरूरत है, भले वो एक मैच जीते हो, यूएसए भले अपना मैच हारा हो, लेकिन किस दो ऐसे पॉइंट जहां पर दोनों ही टीमों को काम करने की जरूरत है। क्योंकि नेपाल की बात भी अगर हम करें उस मैच में, तो उनको 49 ओवर करीब लग गए थे 231 चेस करने में, और कहीं ना कहीं उनकी ओपनिंग चली थी, इस वजह से 200 पार हो पाया। देखिए नेपाल यूएसए की अगर पहले हम बात करें तो यहाँ पे यूएसए की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो यही है कि कैप्टनसी ठीक से होनी चाहिए। आप जब रन इस तरीके से लीड कर रहे हैं, आप बीच में जब हमने देखा 11 से 40 ओवर के बीच में, खासकर 25 से 40 ओवर के बीच में, खासकर उस टाइम पे जब निसर्ग बॉलिंग करा रहे थे तब तो ठोस बॉलिंग हो रही थी, लेकिन एक साइड से रन लीक हो रहे हैं। तो कहना होगा कि कैप्टनसी पे ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है, कहाँ कहाँ फील्डिंग लगानी है, कहाँ नहीं लगानी है। और दूसरी चीज यूएसए के लिए ये है कि यूएसए की जो बैटिंग है उसे तो चलना ही चलना होगा, खाली एक प्लेयर के दम पे नहीं काम नहीं बनेगा, बैटिंग को चलना होगा। 2 से 3 बैट्समैन, जैसे कि आप नेपाल के अगर उठा के देखें, 2 बैट्समैन ने 50 जमाई, तब जाके वो स्कोर पहुंच गया, नेपाल पहुंच गई जीत की रैलीज पे। अगर आपको भी थोड़ा बहुत करना है, कहीं ऐसा ना हो कि आप चेस करने पे आए, तो मुझे नहीं लगता कि यूएसए इतनी आसानी से चेस कर लेगा, लेकिन कर पाएगा तब जब 2 से 3 बैट्समैन आपके, मैं ये नहीं कह रहा कि 50-60 मारिए, अब 40-40 मारिए, एक जना चलिए 50 मारे, लेकिन चले तो सही। आप 15-16 मारते हैं और फिर आउट हो जाते हैं, इससे मैच जीतना बहुत मुश्किल होगा। सिर्फ एक प्लेयर के दम पे आप लगातार बार नहीं जीत सकते। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जसकरण सिंगल हैंडेडली चले थे तो पीएनजी के खिलाफ को जीते, लेकिन उसके बाद देखिए आपकी क्या हाल हुआ, क्योंकि हर टीम आपको सामने से पीएनजी की टीम नहीं मिलेगी। 5 कैच नहीं छोड़े, हाँ, 5 कैच भी छूटे थे जसकरण की, जिस वजह से वो वहां तक पहुंचे। चलिए कोई बात नहीं, यूएसए की ये एक सबसे नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे नजर आया, जिसको काम करने की जरूरत है। कप्तानी और बैटिंग में स्टेप अप करना होगा दूसरे प्लेयर्स के। नेपाल की अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है उनका ओपनिंग स्टैंड। जी हाँ, उनका ओपनिंग स्टैंड चलना बहुत जरूरी है। अगर आप देखें यूएसए के खिलाफ भी जो मैच जीते वहां पर 84 रन कुशल गुरतेल ने मारे थे। ओपनिंग स्टैंड अगर, जी हाँ, 66 रन की पार्टनरशिप थी ओपनिंग में। ओपनिंग स्टैंड अगर मिल जाता है तो फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा 200 क्रॉस करना, वरना 200 क्रॉस करने में मुश्किल हो जाएगी। यहाँ पर भी आप देखिए आसिफ शेख 90 उन्होंने मारे रन, और लगभग नेपाल 200 क्रॉस कर गया था। वो इसलिए नहीं कर पाया 2-4 रन से, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में पहली बार मिस्टर डिपेंडेबल और साइलेंट किलर ने थोड़ी बहुत अपने बैटिंग से निराश किया, जो कि होता है, ऑब्वियसली बात है, हर वक्त नहीं चल सकते, लेकिन फिर भी अगर वहां पर थोड़ी बैटिंग होती तो आप देख सकते हैं 200 क्रॉस कर जाते। ओपनिंग स्टैंड अगर आपका चलेगा तो डेफिनेटली आप 200 पार करेंगे। और अगर आप 225 या 230 करते हैं, चाहे आप चेस कर रहे हो चाहे आप डिफेंड कर रहे हो, इतना आसान नहीं होगा सामने वाली टीम के लिए, क्योंकि आपके पास क्वालिटी बॉलिंग है। बॉलिंग आपका स्ट्रॉन्ग जोन है, बैटिंग आपका स्ट्रॉन्ग जोन नहीं है, इसीलिए ओपनिंग स्टैंड का चलना बहुत जरूरी है। वो भी लगातार, ऐसा नहीं कि एक बार 16 की पार्टनरशिप हुई अगले में 0 पे, जैसे कि आप कुशल गुरतेल को देख सकते हैं, फिर ओमान के सामने वो 0 पे आउट हुए, लेकिन आसिफ शेख ने फिर भी वहां पे बात संभाल ली। दूसरे पॉइंट की अगर बात करें तो क्या लगता है दूसरा पॉइंट जहां पर काम करने की जरूरत है? देखिए दूसरे पॉइंट में कहीं ना कहीं लगता है कि बॉलिंग तो ठीक है, यूएसए के खिलाफ तो ठीक है, पर
थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर में भी थोड़ा देखना होगा। बिल्कुल, अगर मैं बिल्कुल भी यही बात सोच कर रहा रहे हैं, आपको बैटिंग ऑर्डर थोड़ा ठीक करना होगा। अभी भी ज्ञानेंद्र मल्ला, कुशल मल्ला पे ऐसे यकीन दिखा रहे हैं जैसे कि कुशल मल्ला ने क्या कर दिया हो, पता नहीं कितना बड़ा वो कर दिया हो कि उनको चौथे डाउन शायद मेरे ख्याल में बैटिंग उनको मिल रही है। काफी रोहित ऊपर। रोहित पटेल के बाद वही आते हैं जहां तक मुझे जी उम्मीद हाँ, है। बिल्कुल। विनोद भंडारी नहीं आते, इसका थोड़ा सा हैरानी यहाँ होती है। विनोद भंडारी की कुशल मल्ला के बाद विनोद आते हैं, विनोद के बाद सीधा सोमपाल कामी को उतारा जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं है। आप कुशल मल्ला को नीचे करिए, विनोद भंडारी को ऊपर करिए, क्या सोच रहे हैं? चलिए, इसको अगर आपको लेके। विनोद भंडारी को ऊपर नहीं भी करना है तो आप कुशल तो इसके मल्ला जवाब भी तो तो चाहिए कुशल ना। मल्ला को नीचे करके आप सोमपाल कामी को उस जगह पे भेज सकते हैं। इस वजह से ही तो, अगर आप सोचेंगे कि इसको सोमपाल कामी को ऊपर भेज दे, ये कर दे, अरे विनोद भंडारी प्रॉपर बैट्समैन है, बिल्कुल। आपको ये समझना होगा। आप उनको ऊपर भेजिए। रोहित पटेल का डाउन बिल्कुल सही, ज्ञानेंद्र मल्ला वन डाउन आते हैं, रोहित पटेल सेकंड डाउन चौथे नंबर पे आते हैं, पांचवें नंबर पे कुशल मल्ला का क्या काम है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। अगर कोई आप लोग समझाएं तो बहुत बेहतर है कि पांचवें नंबर पे एक बॉलिंग ऑलराउंडर का क्या काम, जो विनोद भंडारी बैट्समैन उससे नीचे आता है, ये समस्या पर। मतलब वो भी लगातार 4 बार वो फेलियर हो चुके हैं अब तक। अगर हम बात करें पीएनजी के खिलाफ से, पीएनजी के खिलाफ 2 मैच और यहाँ पर यूएसए और ओमान के खिलाफ 2-2 मैच, लगातार फेलियर उनके बल्ले से निकलता हुआ आ रहा है। जैसे कि हम सबको पता है, बहुत लोगों ने भी बताया कि वो बॉलिंग ऑलराउंडर ज्यादा, जिसे हमने देखा वो 10-10 ओवर डालते हैं बॉलिंग की वजह से। अगर वो बॉलिंग की वजह से टीम में है तो बिल्कुल बेहतरीन है, जबरदस्त बॉलिंग है, बहुत इकोनॉमिकल है, विकेट टेकिंग भी है, बहुत ही शानदार है और उनको टीम में होना भी चाहिए। प्लेइंग 11 उनकी जगह बनती है, यह ध्यान रखिएगा। प्लेइंग 11 में वो हर हाल में होनी चाहिए। ये ना सोचे कि हम कह रहे हैं कि उनकी टीम से नहीं, प्लेइंग 11 में बिल्कुल वो बंद रहनी चाहिए। वो बेहतरीन, उनके 10 ओवर का स्टाइल होता है, शानदार होता है। बैटिंग ऑर्डर की यहाँ बात हो रही है, बैटिंग ऑर्डर बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं होता। आप 4 बार एक ही जाउन में मौका दे, उस वजह से याद रखिएगा कि आपके 250-260 का मार्क आप क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। अगर ऐसा है कि वो एक बेहतरीन पिंच हिटर साबित हो सकते हैं तो आप उनको और कम गेंदें खेलने के लिए दीजिए और नीचे लेके आइए, ताकि उनके पास गेंदें कम हो, बॉल्स कम हो, तब वो और ज्यादा आक्रामक हो सकते हैं, जैसे कि करण केसी हुए थे यूएसए के खिलाफ। बिल्कुल, यही मैं कहने की कोशिश कहने वाला था कि आपने ये बात माफ कही। कीजिएगा, पीएनजी के खिलाफ। बिल्कुल, आपने ये बात कही कि करण केसी जैसे करके बैटिंग करते हैं, जिस उन्हें भेजा जाता है 25 बॉलें या 30 बॉलें उनके लिए जब बचती हैं, तब वो निकल के आते हैं और आउट ऑफ द ग्राउंड बॉल मार देते हैं। तो यही एग्जैक्टली होना चाहिए कुशल मल्ला के साथ, बिल्कुल। तो यही एक नेपाल की प्रॉब्लम है, जो सबसे कंसर्न भी है, क्योंकि जब आप चेस करने उतरते हैं, एक विकेट जब दूसरी टीम को फ्री का मिल जाए तो फिर दूसरी टीम हावी तो होना लाजमी है, क्योंकि अभी फिलहाल कुशल मल्ला फ्री के विकेट नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक बॉलिंग ऑलराउंडर है, बैटिंग ऑलराउंडर। जी हाँ, एक विकेट गिरने से भी टीम का मोमेंटम जो है, अगर आप किसी तरफ बढ़ रहे हैं किसी स्कूल की तरफ, तो पूरी तरह से वो डगमगाता हुआ नजर आता है। और वही कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि फ्री भी विकेट है, आए और उनका विकेट 2-4 बॉलों में गिर गया। एक ऐसा नहीं कि चलिए ओमान की बेहतरीन डिलीवरी थी, बिलाल खान तो आउट हुए हो, यूएसए ने भी वही किया, पीएनजी ने वो किया। जी हाँ, पीएनजी की बॉलिंग के सामने भी 2 बार जो पीएनजी खुद 87 पर आउट हो गई, उस पीएनजी की बॉलिंग अटैक ने भी कुशल मल्ला को बहुत ही आराम से आउट कर दिया। बाकी प्लेयर्स नहीं कर पाए, उनको जरूर उन्होंने आउट कर दिया। तो कहीं ना कहीं वो एक कमजोर कड़ी नजर आ रही है, उस पर थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। बैटिंग ऑर्डर और ओपनिंग स्टैंड को चलना होगा नेपाल की, अगर हम बात करें। ओवरऑल इस पूरे मैच में नजर रहेगी, क्योंकि पहला मैच काफी अच्छा हुआ था, स्कोरिंग अच्छी थी, 225 प्लस टीमों ने रन मारे थे। एक चीज और है कि नेपाल को अपने 50 ओवर खेलने के तरफ ध्यान एक बार देने की जरूरत है। 2 मैच हो चुके हैं, एक भी मैच में अभी तक 50 ओवर का कोटा अपना कंप्लीट नहीं कर दूसरे पहले वाले मैच में तो चलिए अच्छा 50 ओवर नहीं हुए, वरना शायद हार सकते थे, लेकिन पहले बैटिंग करते हुए 50 ओवर ना खेलना, ये काफी निराशाजनक था। जो भी कुछ होगा लगातार अपडेट्स आपको यहाँ मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आप अपनी राय जरूर रखिएगा। आपके हिसाब से प्लेइंग 11 टीम की क्या हो सकती है, जरूर बताइएगा। जितना हमें लगता है कि यूएसए की प्लेइंग 11 वही रहने वाली है जो उन्होंने ओमान के खिलाफ उतारी है। स्क्वाड भी ज्यादा नहीं है। जी हाँ, स्क्वाड ज्यादा है नहीं, तो वही टीम रहने वाली है। कुछ ज्यादा खास चीजें आपको देखने को नहीं मिलेंगे। नेपाल की टीम की अगर हम बात करें तो आपको, अगर हमारे हिसाब से शायद एक चेंज होता हुआ नजर आ सकता है, यहाँ बताऊँ। बिल्कुल, वो चेंज विक्रम सोप को आउट करके गुलशन झा को इन कर सकते हैं। बस फाइनली टाइम आ गया है, एक बार ट्राई करना होगा गुलशन झा को। काफी टाइम हो गया है, वो 3-4 मैच से बाहर है, अब उनको वक्त आ गया है कि उनको आप ट्राई करें। और विक्रम सोप बेटर ऑप्शन होंगे, उनकी जगह पे लाया जा सकता है, क्योंकि बहुत शॉर्ट आउट है। कुशल मल्ला 10 ओवर डालते हैं, बॉलिंग के लिए वो जबरदस्त है, उनको आप आउट नहीं कर सकते। भले वो बैटिंग फॉर्म में नहीं है, लेकिन स्पिनर है, और स्पिनर सबसे बड़ा एडवांटेज होगा। 3 स्पिनर्स बहुत ही शानदार कर रहे हैं इस पूरे टूर में। तो एक ही ऑप्शन बचता है, विक्रम सोप को हटा के
आप गुलशन झा को वहां ला सकते हैं, फाइनली उनका डेब्यू करा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए दिल के चैनल के साथ। अगर वीडियो पसंद आया प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए और कमेंट आप चेक करना मत भूलिए। लगातार अपडेट्स यहाँ आ रही है, इस पूरी सीरीज को हमने लगातार कवरेज देने की पूरी कोशिश की है आप तक, तो इस एफर्ट के लिए लाइक जरूर करिएगा और अपनी प्ले आपके हिसाब से क्या प्लेइंग लेवल रहेगी और आप हमारी बातों से सहमत हैं या नहीं, जो भी है अगर आप सहमत नहीं है तो भी बिल्कुल लिखिए, आपकी राय क्या है वो भी जरूर लिखिए। यहाँ पे हर एक की राय की रिस्पेक्ट की जाती है। थैंक यू।